हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी ए पार्ट ऑफ अन अकेडमी। गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है ये भी मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत वाईफाई स्टडी ए पार्ट ऑफ अन अकेडमी। मेरे प्यारे मित्रों, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या वो ये बात है कि अन अकेडमी लर्निंग ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं कर रखा है तो इसको डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा। और अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मुझे यहाँ पर सर्च करेंगे प्रवीण कुमार के नाम से, PRAVWN प्रवीण कुमार। और जैसे ही आप मुझे सर्च करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों को मेरा प्रोफाइल यहाँ पर दिख जाएगा और प्रोफाइल में जाके आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जो भी स्पेशल फ्री क्लासेस लगाई जाती हैं वो आप लोगों को देखने को मिल सके। साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आरपीएससी कैटेगरी में अगर आप डेडिकेटेड रूप से आरएस या फिर एसआई के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा एक फाउंडेशन बैच आ रहा है, इसी वीक लॉन्च हो जाएगा। और अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आरपीएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लीजिएगा। साथ में पुलिस, पटवार, एलडीसी, हाईकोर्ट की जो भी वैकेंसी उनके लिए भी आपको आरपीएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना है। एसएससी कैटेगरी में भी मेरा न्यू बैच दिल्ली पुलिस के लिए आ रहा है। और साथ में रीट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो टेट कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 रहेगा, ये आपको अप्लाई करना, जिससे 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ अन अकेडमी लर्निंग ऐप की ये भी स्पेशल बात है कि जिस कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में सभी की क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। वीकली क्विज होता है, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है और डाउट सेशन भी रखा जाता है। चलिएगा शुरुआत करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हम चर्चा कर रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बारे में। किसकी बात चल रही थी? दिल्ली सल्तनत की बात चल रही थी। और दिल्ली सल्तनत में जो सबसे लास्ट में जो अंतिम शासक आता है, लोदी वंश का शासक, जिसका नाम आता है इब्राहिम लोदी। और 1517 से 1526 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, इब्राहिम लोदी के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया था। तो एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि यह दिल्ली सल्तनत व लोदी वंश का अंतिम शासक था। यह दिल्ली सल्तनत व लोदी वंश का अंतिम शासक था। दूसरी बात अगर हम करें मेरे प्यारे मित्रों, वो ये आती है कि क्या हमने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा है ना? बिल्कुल, मैंने आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया था और मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा के बारे में भी मैंने आपको बताया था। और राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 2 युद्ध मैंने आपको बताए थे, एक तो खातौली का युद्ध और दूसरा बाड़ी का युद्ध। दोनों ही युद्धों में एक तो कौन सा बताया था दोस्तों? खातौली, और दूसरा कौन सा बताया था? बाड़ी। दोनों युद्ध बताए थे 1517 और 1518-19 की बात हमने की थी। इन युद्धों में राणा सांगा ने, खातौली व बाड़ी के युद्धों में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इब्राहिम लोदी को पराजित किया। गाइज, एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, कल से बिल्कुल लाइव क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी को पराजित करने का कार्य जो है ये किया। लाइव क्लासेस भी हो जाएंगे और अन अकेडमी पे फ्री सेशन जो आज नहीं हो पा रहे हैं वो कल से बिल्कुल आपके लिए ढेर सारी आरपीसी सेक्शन में, एसएससी कैटेगरी में आपके लिए स्पेशल सेशन मेरे अवेलेबल रहेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर अन अकेडमी पर जाकर आप मुझे फॉलो अवश्य कर लीजिएगा सभी बच्चे। अब देखिएगा, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। फिर बात आती है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। बात कब की है? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। आपको पता होगा मेरे प्यारे मित्रों, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था किस किस के बीच में? बाबर और इधर बात अगर हम करें मेरे प्यारे दोस्तों, इब्राहिम लोदी। जब बाबर के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, मुगल वंश की स्थापना की बात जब हम करेंगे तो मैं आपको ये बात बता दूंगा कि इब्राहिम लोदी किस प्रकार पराजित हुआ या फिर बाबर को आने का न्योता किसके द्वारा दिया गया। ये सारी चर्चाएं हम तब कर लेंगे। और इस पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और बाबर की अगर बात करेंगे, बाबर की मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। इस प्रकार पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी मारा गया।
भारत में दिल्ली सल्तनत और लोधी वंश का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। एक बड़ी और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, दिल्ली सल्तनत के अब तक के जितने भी शासक थे, चाहे हम कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के आपके गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक और सैयद वंश की बात करें या लोधी वंश की बात करें, एकमात्र ऐसा शासक जो युद्ध के मैदान में ही मारा गया, ये बात आती है आपके इब्राहिम लोदी को लेकर के, कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध के मैदान में ही मारा गया था। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया, ये मेरे प्यारे दोस्तों कौन आता है, इब्राहिम लोदी आता है। इस प्रकार इस युद्ध के बाद, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, भारत से लोदी वंश जो है या फिर अफगानों का साम्राज्य जो आपके यहाँ पर स्थापित किया गया था बहलोल लोदी के द्वारा, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ये आपका दिल्ली सल्तनत में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी जो 5 वंश आते हैं, उनके जो शासक आते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हमने मुगल प्रशासन के जो महत्वपूर्ण पद आते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की है, और ना ही इन आपके सल्तनत के शासकों के द्वारा, इन सुल्तानों के द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया या फिर स्थापत्य कला में जो योगदान दिया गया, उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त नहीं की अभी तक। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल एक बार थम्स अप कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी, साथ के साथ में शेयर जरूर करते रहिएगा। अब देखिएगा, बात करते हैं हम आगे सल्तनत का जो प्रशासन था उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं कि यहाँ पर कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, क्या क्या नाम हुआ करते थे और उनके क्या क्या जिम्मेदारी यहाँ पर हुआ करती थी, उसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, बात अगर की जाएगी, यहाँ पर जो शासक हुआ करता था उसको सुल्तान कहा जाता था क्या? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, इन दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा सुल्तान का टाइटल जो था ये धारण किया गया था, ये तो आपको भी पता होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके केंद्रीय प्रशासन और प्रांतों के प्रशासन दोनों में हम अलग रूप से पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख जो हुआ करता था वो मेरे प्यारे दोस्तों कौन हुआ करता था? सुल्तान हुआ करता था। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख हुआ करता था ये। दूसरी बात अगर हम करें सुल्तान के लिए, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों प्रधान सेनापति, वैसे तो आपके सेनापति के लिए अलग पद आ जाएगा, सैन्य विभाग में हम बात करेंगे आरिज़े मुमालिक की बात आएगी, लेकिन जो प्रधान सेनापति हुआ करता था और प्रधान न्यायाधीश जो हुआ करता था वो मेरे प्यारे दोस्तों आपके सुल्तान ही हुआ करता था। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं प्रधान सेनापति व प्रधान न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायाधीश या अंतिम न्यायाधीश हम कह सकते हैं, ये आपका सुल्तान ही हुआ करता था। अब अकेला ऐसा सुल्तान तो है नहीं जो पूरे प्रशासन को देख लेगा, उसकी सहायता के लिए यहाँ पर मंत्री परिषद भी हुआ करती थी, और मेरे प्यारे दोस्तों इसको कहा जाता था मजलिस ए खलवत। मतलब जो आपके मंत्री परिषद हुआ करती थी जिनसे सुल्तान सलाह मशविरा लिया करता था, उसकी बात अगर हम करें तो मैंने आपको बताया मजलिस ए खलवत अर्थात मंत्री परिषद यहाँ पर हुआ करती थी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सुल्तान की सहायता के लिए, या फिर डायरेक्ट हेडिंग डाल करके हम लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, है ना, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो आपको समझने में मेरे प्यारे मित्रों। तो देखिएगा, मैंने आपको ये बताया मजलिस ए खलवत ये क्या हुआ करती थी। मैंने आपको ये बताया कि यह मंत्री परिषद होता था, यह मंत्री परिषद होता था जिनसे सुल्तान सलाह लेता था।
सलाह लेता था, मतलब एडवाइस इनसे लिया करता था, क्या वहाँ पर आक्रमण किया जाए नहीं किया जाए, या फिर किस राज्य के साथ क्या संधि की जाए, या फिर आपके राजस्व की क्या नीति अपनाई जाए, या फिर कर जो है उनको किस प्रकार वसूल किया जाए, ये आपको पता होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम करें मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग का नाम आपने सुना होगा। हालांकि जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय हमने चर्चा की कि अमीर वर्ग या उलेमा वर्ग के प्रभावों को कम कर दिया गया था, जबकि फिरोज तुगलक ने वापस उलेमा वर्ग को अधिकार प्रदान कर दिए गए थे, सुना होगा आपने। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या बात आती है कि प्रशासन पर अमीर वर्ग या ये आपके उलेमा वर्ग का भी नियंत्रण रहा करता था। प्रशासन का मतलब सुल्तान की बात हम कर रहे हैं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं अमीर वर्ग व उलेमा वर्ग। अब उलेमा वर्ग क्या है, इसकी बात अगर हम करें तो उलेमा वर्ग शरीयता से, आपके शरीयत जो हुआ करता था उससे मान्यता प्राप्त जो व्याख्याकार हुआ करते थे, उनको उलेमा वर्ग में, जैसे धार्मिक गुरु के तौर पर हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, अमीर वर्ग व उलेमा वर्ग का प्रभाव सुल्तान पर रहता था, सुल्तान पर रहता था। ये बेसिक बात है हम यहाँ पर बता रहे हैं। उलेमा वर्ग एज ए हम बात कर सकते हैं कि शरीयत की मान्यता से वो आपके व्याख्यान करने का कार्य, धार्मिक व्याख्यान करने का कार्य यहाँ पर किया करते थे, तो एज ए धार्मिक गुरु हम इनको कह सकते हैं। तो अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग का भी प्रभाव अपने को सुल्तान पर देखने को मिलता है। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक पद और दिल्ली सल्तनत में आता है, उसके बारे में भी हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। और ये पद आपका कौन सा आता है, नायब ए मुमालिक। कौन सा पद है, नायब ए मुमालिक। अब ये नायब ए मुमालिक का पद जो आता है, ये मेरे प्यारे दोस्तों दिल्ली सल्तनत में एक शासक हुआ जिसका नाम आता है बहराम शाह। सुना होगा आपने, क्या नाम बताया, बहराम शाह के द्वारा ये पद जो है ये सृजित किया गया था, और इसको सुल्तान का प्रतिनिधि कहा जाता था। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बहराम शाह ने इस पद को सृजित किया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि इसे सुल्तान का प्रतिनिधि कहा जाता था, सुल्तान का प्रतिनिधि कहा जाता था। और मेरे प्यारे दोस्तों, प्रथम नायब ए ममालिक कौन आएगा, प्रथम नायब ए ममालिक जो था उसकी अगर हम बात करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका था एतगीन। अब एतगीन जो आएगा ये किसके समय आएगा, तो सीधा सीधा आपको पता लग रहा है कि बहराम शाह ने इस पद को सृजित किया था। तो बहराम शाह के द्वारा प्रथम नायब ए ममालिक के पद पर कौन रहा, एतगीन। कौन रहा, एतगीन, और इसे सुल्तान का प्रतिनिधि कहा जाता था। इसी प्रकार आपने गयासुद्दीन बलबन का नाम सुना होगा मेरे प्यारे मित्रों। तो गयासुद्दीन बलबन जो था वो नासिरुद्दीन महमूद के समय नायब के पद के ऊपर था, और अलाउद्दीन खिलजी ने भी मलिक काफूर को अपना नायब का पद दिया था, और उसके बाद में ये पद जो है आपका समाप्त हो गया था। लागू किसने किया, बहराम शाह ने। नायब ममालिक क्या है, ये सुल्तान का रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि, और प्रथम नायब ममालिक कौन आएगा, एतगीन। किसने बनाया था, बहराम शाह ने। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, यहां तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बात अगर की जाएगी, मैंने आपको ये बताया कि बलबन जो था, बलबन नासिरुद्दीन महमूद के समय, नासिरुद्दीन महमूद का नायब था। और दूसरी बात अगर की जाएगी, मैंने आपको ये बताया अंतिम नायब जो है, अंतिम नायब कौन आया, ये मेरे प्यारे दोस्तों मलिक काफूर। और मलिक काफूर आपको पता होगा वही है 1000 दिनारी जिसको कहा जाता है, ये अलाउद्दीन खिलजी का नायब था। किसका नायब था, अलाउद्दीन खिलजी का नायब।
ये इस प्रकार से आपके अंतिम नायब, 3 नायब अपने को देखने को मिले, एतगीन, बलबन और मलिक काफूर। पद किसने बनाया था? बहराम शाह के द्वारा ये बनाया गया था और अलाउद्दीन खिलजी के बाद में ये पद जो है अपना स्थान खो देता है। तो अब और अन्य प्रमुख जो आपके अधिकारी आएंगे उनकी बात अगर की जाएगी, जैसे हम यहाँ पर चर्चा करें अन्य प्रमुख अधिकारी जो आपके दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय प्रशासन जो है उसमें सुल्तान की सहायता करेंगे और अलग अलग विभाग देखने का कार्य करेंगे। जैसे यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाएगी, एक प्रमुख पद हुआ करता था जिसका नाम आता है वजीर। क्या कहते हैं? वजीर। और ये वजीर जो है इसको मेरे प्यारे दोस्तों यह राजस्व विभाग का प्रमुख होता था तथा इसे वजीर ए मुमालिक कहा जाता था। वजीर ए मुमालिक कहा जाता था। दूसरी बात हमने कही कि राजस्व विभाग जो है, राजस्व विभाग को दीवान ए रियासत, दीवान ए विजारत कहा जाता था। रियासत नहीं कहा जाता था, विजारत। ठीक है ना? तो मैं इसको ढंग से लिख देता हूं थोड़ा सा। दीवान ए विजारत क्या कहते थे? दीवान ए विजारत कहा जाता था। जो आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट हुआ करता था उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। दीवान ए विजारत कहा जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों अन्य जो प्रमुख पदाधिकारी आते हैं, आरिज ए ममालिक। क्या नाम है? आरिज ए ममालिक। ठीक है ना? आरिज ए ममालिक। अब ये आरिज ए ममालिक जो है इसकी बात अगर हम करें तो मेरे प्यारे दोस्तों आरिज ए ममालिक जो है आपके दीवान ए अर्ज का प्रधान हुआ करता था। दीवान ए अर्ज आपका सैन्य विभाग हुआ करता था। ठीक है ना? यह सैन्य विभाग अर्थात सैन्य विभाग को ही क्या कह रहे हैं? दीवान ए अर्ज कह रहे हैं। दीवान ए अर्ज का प्रधान होता था, सैन्य विभाग का प्रधान होता था। लेकिन मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले अभी हमने चर्चा की मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैंने आपको अभी बताया था कि प्रधान न्यायाधीश और प्रधान सेनापति तो स्वयं सुल्तान होता था। लेकिन अब क्या सुल्तान ही पूरी सेना को देखने का कार्य करेगा क्या? नहीं दोस्तों, उसके अंडर में भी एक प्रमुख आएगा। तो वह कौन सा आएगा? आरिज ए ममालिक, जो आपके सैन्य विभाग का मेरे प्यारे दोस्तों प्रमुख हुआ करता था। और ये आरिज ए ममालिक जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों सेना में भर्ती देखेगा, साथ में उनके पेमेंट को लेकर के ये आपके यहाँ पर जो है पेमेंट का निर्धारण उनका ये आरिज ए ममालिक करेगा। तथा साथ में अगर हम बात करेंगे सैन्य रिकॉर्ड जो है या फिर इनको कोई साजो सामान या हथियार चाहिए तो उनकी आपूर्ति करने का कार्य आरिज ए ममालिक करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सेना में भर्ती, वेतन, सैन्य सामान या सैन्य सामान की आपूर्ति हम लिख सकते हैं। सैन्य सामान की आपूर्ति की देखरेख करने का कार्य जो है ये आपके यहाँ पर आरिज ए ममालिक किया करता था। वैसे तो सेना का प्रमुख आपके सबसे प्रधान प्रमुख तो आपके जो सुल्तान होता था वो हुआ करता था, लेकिन उसी के अंडर में अधीन जो सैन्य विभाग का प्रमुख है ये आपके आरिज ए ममालिक हुआ करता था। तो यहाँ तक मैंने आपको नायब के पद के बारे में बताया, वजीर के बारे में हमने चर्चा की और आरिज ए ममालिक के बारे में हमने चर्चा की। यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। आप लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मैंने ये कहा अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर मुझे फॉलो अवश्य कर लीजिएगा।
चलिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। और अन्य जो प्रमुख पद यहां पर हुआ करते थे, ईसा ए मुमालिक, ईसा ए मुमालिक। अब ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी अगर बात करेंगे, इंशा इसको कहा जाता था, इंशा ए मुमालिक। और इसकी अगर हम चर्चा करेंगे, ये इंशा ए मुमालिक ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या कार्य करेगा, तो जो आपके पत्राचार विभाग हुआ करता था, शाही पत्राचार विभाग, उसका ये प्रमुख हुआ करता था। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, शाही पत्राचार विभाग का प्रमुख, शाही पत्राचार विभाग का ये प्रमुख हुआ करता था। और शाही पत्राचार विभाग को मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहते थे, इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसको कहा जाता था दीवान ए इंशा। क्या कहते थे, दीवान ए इंशा। अर्थात ये पत्राचार का ये विभाग जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों हुआ करता था। जो है, जो भी शाही घोषणा जो की जाती थी, सुल्तान के द्वारा कोई घोषणा की जाती थी, तो उसको तैयार करने का कार्य जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों इस विभाग के पास में हुआ करता था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों रसालत ए ममालिक। रसालत ए ममालिक की बात अगर की जाएगी, ये क्या कार्य करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, रसालत ए ममालिक। रसालत ए ममालिक, ममालिक जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों जो आपके विदेश विभाग जो हुआ करता था, उसकी बात अगर हम करेंगे तो उसका प्रमुख हुआ करता था। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विदेश विभाग। और विदेश विभाग जो है जिसको कहा जाता था दीवान ए रसालत, क्या कहते थे, दीवान ए रसालत। रसालत विदेश विभाग का प्रमुख हुआ करता था मेरे प्यारे दोस्तों। मतलब मेरा कहने का यह है कि आपके यहाँ पर जो है अगर हम चर्चा करेंगे दूसरे राज्यों के साथ में किस प्रकार के रिलेशन रखने हैं, किस प्रांत में क्या करना है, किसी दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करना, युद्ध करना, संधि करनी है, ये सारे आपके मामले, विदेश विभाग के मामले जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर दीवान रसालत ममालिक के द्वारा, जो आपके दीवान रसालत अर्थात विदेश विभाग का जो प्रमुख हुआ करता था, इसके द्वारा किए जाते थे। तो ये दोनों पद भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट इनका भी क्लियर हो गया होगा, इंशा ए ममालिक और रसालत ए ममालिक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और अन्य प्रमुख पद जो आपके यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन में दिल्ली सल्तनत में अपने को देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो एक हुआ करता था काजी उल कुजात। क्या नाम है, काजी उल कुजात। मैंने आपको कुछ दिनों पहले रिट के लिए बैच पढ़ाया था यूट्यूब के ऊपर ही। उस समय हमने मुगल प्रशासन के बारे में भी मेरे प्यारे मित्रों चर्चा की थी, और मुगल प्रशासन में भी ये पद आपका हुआ करता था। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों आपके न्याय विभाग जो है उसका प्रमुख जो हुआ करता था उसको काजी उल कुजात कहा जाता था। वैसे तो मैंने आपको ये बताया कि सबसे प्रमुख न्यायाधीश, सबसे बड़ा न्यायाधीश तो आपके सुल्तान होगा, लेकिन फिर भी जो आपके न्यायिक विभाग है उसका जो प्रमुख हुआ करता था ये आपके काजी उल कुजात हुआ करता था। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ न्याय विभाग का प्रमुख जो हुआ करता था ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके काजी उल कुजात हुआ करता था। इसी प्रकार सद्र उस सुदूर का पद भी आपने मुगल प्रशासन में भी इस पद को अवश्य ही सुना होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों ये आपके धार्मिक मामलों का प्रमुख हुआ करता था। धार्मिक मामलों का प्रमुख जो है ये आपके सद्र उस सुदूर कहलाता था। अर्थात मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाएगी क्या इस्लामिक कानून के अनुसार जनता आचरण कर रही है या नहीं कर रही है, इस्लामिक कानून की पालना हो रही है या नहीं हो रही है, ये मेरे प्यारे दोस्तों ये देखने का कार्य आपके सद्र उस सुदूर किया करता था। दूसरी बात अगर हम करें, जो भी आपके मदरसे यहाँ पर संचालित हुआ करते थे, मस्जिद यहाँ पर जो हुआ करती थी, उनकी देखरेख करने का कार्य जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा किया जाता था। और इसकी बात अगर हम करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये पद जो है ये काजी उल कुजात का जो आपके न्याय विभाग का भी प्रमुख है और धार्मिक मामलों का भी प्रमुख है। ये दोनों पद जो हैं ये प्राय एक ही व्यक्ति को प्रदान किया जाते थे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सल्तनत काल में
सल्तनत काल में यह दोनों पद प्राय एक व्यक्ति को ही दिए जाते थे। एक व्यक्ति को ही दिए जाते थे। सल्तनत काल की हमने चर्चा की। काजी उल कुजात और शद्र और शुदूर का पद जो है, ये मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर दोनों पद एक ही व्यक्ति को प्राय दिए जाते थे। तो यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। इंसाए ममालिक की हमने बात की, रसालत ममालिक की चर्चा हमने की, जो आपके विदेश विभाग दीवान रसालत का प्रमुख हुआ करता था। काजी उल कुजा जो आपके न्याय विभाग का प्रमुख हुआ करता था। शद्र शुदूर धार्मिक मामलों का प्रमुख हुआ करता था। और काजी उल कुजात और शद्र शुदूर के पद जो हैं ये प्राय एक ही व्यक्ति को प्रदान किए जाते थे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। शेयर जरूर करते रहे साथ के साथ में। कल से आपकी लाइव क्लासेस आ जाएंगी, ठीक है, सो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, एक पद और हुआ करता है, इसका नाम आता वकील एदर। क्या नाम है? वकील एदर। और ये वकील एदर जो है, ये मेरे प्यारे दोस्तों जो आपके सुल्तान हुआ करता था उसकी आपके देखरेख करने का, और शाही महल जो हुआ करता था, महल जो है उसकी आवश्यकताओं को पूरी करने का कार्य जो है ये आपके इस वकील एदर के द्वारा किया जाता था। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, शाही महल व सुल्तान की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति, कोई भी इस महल में सामान चाहिए या फिर सुल्तान को किसी भी वस्तु की आवश्यकता है तो उसको देखने का कार्य जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके वकील एदर किया करता था। आगे अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों और जो प्रमुख हुआ करते थे उनके बारे में अगर हम देखें, अमीर ए आखुर का नाम आपने सुना होगा। अमीर ए आखुर, खुरिये को देखिएगा, खुरिये का मतलब अश्वशाला की बात हो रही है। अश्वशाला का मतलब जो आपके यहाँ पर जो घुड़शाला हुआ करती थी उसका प्रधान हुआ करता था, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसके बारे में, अमीर ए आखुर का मतलब ये है कि घुड़शाला का प्रमुख, घुड़शाला, या फिर हम इसको लिख सकते हैं अश्व प्रधान। अश्व प्रधान जो हुआ करता था ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके अमीर ए आखुर का पद हुआ करता था। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के जो केंद्रीय प्रशासन के जो महत्वपूर्ण अधिकारी आते हैं, इनके प्रांतों के प्रशासन के बारे में भी बात करेंगे। राजस्व व्यवस्था क्या थी दिल्ली सल्तनत की, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तथा साथ के साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात की जाएगी यहाँ पर स्थापत्य कला में क्या योगदान दिल्ली सल्तनत में रहा, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता देता हूँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको डाउनलोड अवश्य कर लीजिएगा। और यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से। जैसे ही आप मुझे सर्च करेंगे मेरा प्रोफाइल यहाँ पर आपको दिखेगा और यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मैंने आपको ये बताया कि RS और SI के लिए एक फाउंडेशन बैच मेरा RPC कैटेगरी में जल्दी लॉन्च होने वाला है। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, उससे जुड़ना चाहते हो, अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो, बिल्कुल अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर RPC कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 1 या 2 साल के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है अगर बेहतरीन तैयारी आप करना चाहते हो। फाउंडेशन बैच रहेगा। इसी प्रकार टेट कैटेगरी में रिट के लिए मेरा कोर्स आने वाला है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और SSC कैटेगरी में मेरे प्यारे दोस्तों दिल्ली पुलिस CGL CPO के लिए भी मेरा कोर्स आने वाला है, ये आप कोर्स ले सकते हो। अगर कोर्स लेना चाहते हो तो मेरा रेफरल कोड आप लोगों को पता होगा, प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है, इसको आप अप्लाई कीजिएगा। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। जिस भी कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, सिंगल कैटेगरी के जितने भी एजुकेटर हैं सबकी क्लासेस आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। वीकली क्विज होता है, PDF भी प्रोवाइड करवाया जाता है और डाउट सेशन भी रखा जाता है। तो ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिल सकते हैं। आपको आपका लक्ष्य हासिल करवाने में, मंजिल तक पहुंचाने में बहुत मददगार होंगी। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन जो रहा आपको अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हो, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी कर लीजिएगा। बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम कल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइस।